नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट पर निर्देश। सीएम योगी ने सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। आपको बताते चले, सीएम ने प्रदेश के डीएम को निर्देश दिया है। प्रदेश के एसएसपी, पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया गया है, सभी अपने जिले में सतर्कता बनाए रखे। पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर न्यूज़ के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीते दिन हुए बम ब्लास्ट के बाद इजरायली दूतावास के पास जो बम फटा था, उसको बताते हुए आपको बताते चले कि सतर्कता बरती जा रही है। देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है, आपको बताते चले। इसके साथ साथ देश के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उनको भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। दिशा निर्देश राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी एसएसपी सहित सभी पुलिस आयुक्तों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ साथ लगातार जांच के भी आदेश दे दिए। तो आपको बताते चले, बीती रात इजरायली दूतावास के पास में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसको देखते हुए जब वहां की चेकिंग की गई तो वहां से सुरक्षा बलों को एक लिफाफा मिला था, जो इजरायली दूतावास के नाम पर था। आपको बताते चले, इसके साथ साथ अजीत डोभाल ने सीधे इजरायली दूतावास के इजरायली एनएसए से बातचीत की बीती रात, और सुरक्षा व्यवस्था का उन्हें हवाला देते हुए यह बताया कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात इजरायली दूतावास के बाहर किए गए। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर यह भी है कि आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द हो चुका है। बीटिंग रिट्रीट के टाइम पर आपको बता दें, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पे बीटिंग रिट्रीट हो रही थी, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर यह बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे देश को सतर्क कर दिया गया है। यह आशंका जताई जा रही है। एनआईए ने रिपोर्ट दी है कि आतंकी घटना यहां पर बड़ी हो सकती थी। हालांकि आपको बताते चले कि कोई भी आसपास मौजूद नहीं था, कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी के भी हताहत होने की खबर उस टाइम पर नजर नहीं आई थी। लेकिन क्योंकि आपको बताते चले कि मात्र बीटिंग रिट्रीट के टाइम पे इस तरीके का बम धमाका हुआ था, जिसको देखते हुए पूरे देश की पुलिस फोर्स अब अलर्ट हो चुकी है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया है। लखनऊ के एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जांच के निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, किसी भी आतंकी हमले से देश को सुरक्षित रखा जाए। चलिए, आपको बता दें कि लखनऊ से अगली खबर आ रही है। शहीद दिवस पर आज कार्यक्रम होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देंगी श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गोमती घाट पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। शहीदों की स्मृति में किया जाएगा दीपदान। गोमती घाट पर 3000 दीपक जलाए जाएंगे। आपको बताते चले, शाम 5 बजे गोमती घाट पर यह कार्यक्रम होगा। आपको बताते चले, आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। 3000 दीपदान के साथ में शहीदों की स्मृति में 3000 दीपदान जलाए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे। गोमती घाट पर 3000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। तो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। शाम लगभग 5 बजे के आसपास गोमती घाट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको देखते हुए इस कार्यक्रम में आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। सूबे की राज्यपाल हैं, और आपको बताते चलो, उसको देखते हुए वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी। आज शहीद दिवस है, जिसको देखते हुए राज्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी गोमती घाट पर जाएंगे, और वहां पर 3000 दीपदान के साथ उन्हें प्रज्वलित भी करेंगी। और इस मौके पर इस भव्य कार्यक्रम में आपको बताते चले, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। चलिए, आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर आज बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। बैठक की अध्यक्षता कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। शुरू हुआ बजट सत्र। पीएम बैठक में सरकार का विधायी एजेंडा करेंगे पेश।
कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र और आपको बताते चले कि बेहद महत्वपूर्ण ये बजट सत्र है क्योंकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है। मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। उन्होंने कहा था कि बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसके साथ प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सबको देखते हुए या बजट सत्र लाया जाएगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अभिभाषण की शुरुआत में ही कहा था कि जिस तरीके से किसान आंदोलन उग्र हुआ वो बेहद निंदनीय है, लेकिन क्योंकि देश को आगे भी कदम बढ़ाना पड़ेगा तो अब आपको बता दें बजट सत्र जो है कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हो चुका था और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, सबकी निगाहें बजट सत्र पर लगी हुई हैं। बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस सर्वदलीय बैठक में शिरकत करेंगे। चर्चा कर सकते हैं कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर निकल के आ सकता है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बताते चले कल राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि अब जो भी निर्णय होंगे वो आगे प्रधानमंत्री को ही लेने होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ही देश के मुखिया हैं जो चला रहे हैं इस देश को। और इसको देखते हुए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हो या फिर बजट सत्र हो, उसमें प्रधानमंत्री को सामने आकर के लोगों को इसके फायदे और नुकसान गिनाने चाहिए। और आपको बताते चले इसके साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत कल हो चुकी थी, लेकिन आज सबसे बड़ा दिन सर्वदलीय बैठक में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो आपको बताते चले कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी थी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि किस तरीके से बजट सत्र जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल से देश अब उबर रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो उसको देखते हुए सबकी निगाहें इस बार के बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। इसको देखते हुए आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक करेंगे, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बजट सत्र को लेकर चर्चा करेंगे, आगे का एजेंडा क्या हो सकता है उसको लेकर के इस पूरी सर्वदलीय बैठक में बातचीत हो सकती है। तो आपको बता दें पीएम बैठक में सरकार से किस तरीके का आगे सब कुछ निकल के आ सकता है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बताते चले सर्वदलीय बैठक करेंगे। तो आपको बताते चले कि पीएम बैठक में सरकार के द्वारा जो एजेंडे आगे पेश हो सकते हैं, सरकार के द्वारा आगे क्या कुछ इस बजट सत्र में निकल कर सामने आ सकता है, उसको देखते हुए इस पूरी बैठक में आपको बताते चले वो आगे का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश करेंगे। और ये बजट सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई राज्यों में आगे चुनाव भी होने हैं। कोरोना काल महामारी से देश अब उबर रहा है, जिसको देखते हुए आपको बता दें दूसरी तरफ जहां किसान आंदोलन भी लगातार उग्र होता जा रहा है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बजट सत्र को लेकर के आज जो सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है उसमें आगे के एजेंडे में प्रधानमंत्री के क्या कुछ शामिल हो सकता है। इसकी शुरुआत आपको बताते चले कल यानी कि बीते दिन 29 जनवरी को हो चुकी थी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ में, जब राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे। बीटिंग रिट्रीट से पहले राष्ट्रपति ने भाषण दिया और जनता को संबोधित कर देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए देश की आगे की क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है, देश में आगे क्या कुछ बजट में सामने निकल के आ सकता है, देश के लिए क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव कुमार तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, पूरी जानकारी चाहते हैं। आज बजट सत्र का सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है, कौन कौन बैठक में शामिल?
देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें बैठक की, तो बैठक के अंदर बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हो सकते हैं, मगर देखना होगा जिस तरीके से कल कह सकते हैं राष्ट्रपति ने जो कह सकते हैं जिस तरीके से संबोधित किया था और कहीं ना कहीं अभिभाषण किया था, वो कहीं ना कहीं किस तरीके का था वो जरूर स्पष्ट है, क्योंकि लोगों को फायदा होगा, किस तरीके का बजट पेश होगा, ये सारी प्रक्रिया जरूर देखनी होगी। मगर जिस तरीके से आज भी बजट सत्र चलेगा और बजट सत्र के अंदर देखना होगा किस तरीके के लोगों को फायदा देने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि जो किसान नाराज हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा बजट के अंदर, और बजट के अंदर अगर किसानों को कुछ फायदा होता है तो कहीं ना कहीं राहत की सरकार को साथ मिलेगी। मगर जिस तरीके से बात करें आम बजट की, तो आम बजट जरूर 1 तारीख को पेश होगा और आम बजट के अंदर देखना होगा सरकार जनता को कितना फायदा दे सकती है या फिर कितना प्रॉफिट दे पाएगी। मगर जनता भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रही है सरकार से, जो सरकार को पूरे करने होंगे। जी बिल्कुल राजीव, सबकी निगाहें इस बजट सत्र पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री के जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है उसमें क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थी, पीएम बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, पूरे देश की नजरें इस वक्त इस बैठक पर। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इजरायली दूतावास के बाहर धमाके में नया खुलासा हुआ है। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। आज भी अमित शाह के नेतृत्व में हो सकती है बैठक। गृह मंत्री आला अफसरों के साथ यह बैठक कर सकते हैं। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया। आज वो बंगाल दौरे पर जाने वाले थे क्योंकि पश्चिम बंगाल में हालिया में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरीके से इजरायली दूतावास के बाहर बम ब्लास्ट हुआ बीटिंग रिट्रीट के टाइम पर, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन भी लगातार उग्र होता जा रहा है। गृह मंत्रालय से जानकारी दी गई थी बीती रात की गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि इजरायली दूतावास के बाहर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताते चले, गृह मंत्री आला अफसरों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। इस पूरी घटना पर आगे की जानकारी ले सकते हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बने हुए हैं। राजीव, आज फिर से एक बार गृह मंत्री आला अफसरों के साथ में बैठक करने वाले हैं, आगे की क्या रणनीति? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो इजरायली दूतावास के बाहर जो कह सकते हैं ब्लास्ट हुआ था और उसको लेकर कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि शरारती तत्वों का हाथ है या फिर किस तरीके का ये घटना को अंजाम दिया गया है। मगर जिस तरीके से कल ब्लास्ट हुआ है वो ब्लास्ट कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त नहीं था। मगर हाँ, अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जान चली जाती तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता। मगर जिस तरीके से गाड़ियों के शीशे उड़े हैं, अगर उनके अंदर व्यक्ति होता यानी कि ड्राइवर होता या फिर कोई और व्यक्ति होता तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान जरूर हो सकता था। मगर जिस तरीके से इजराइल के और भारत के जो संबंध है वो लगभग 29 साल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उसका सेलिब्रेशन भी किया जा रहा था कुछ ही दूरी पर। मगर जिस तरीके से वीआईपी एरिया के अंदर वेरी वीआईपी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर उंगली सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की खामियां जरूर बनाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज सुरक्षा एजेंसियां दावा कर रही है कि अमोनिया इसमें हो सकता है और कहीं ना कहीं और भी खुलासे हो सकते हैं, और किस तरीके के खुलासे होंगे ये दिल्ली पुलिस की जांच के बाद ही पता लगेगा। मगर एनआईए मौके पर राजीव मौजूद थी और जैसे बड़ी जानकारी ये निकल के आ रही है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी किया गया था। एनआईए को एक लिफाफा भी मिला था जो इजरायली दूतावास के नाम पर था। क्या कुछ उसमें सामने निकलकर सामने आ पाया है? देखिए बिल्कुल था, जिस तरीके से बात करें कि लिफाफे की, तो जरूर इसके अंदर आशंका जताई जा रही है कि इसके अंदर कोई जरूर शरारती तत्व है या फिर कोई कह सकते हैं जो इजराइल के और भारत के बीच संबंध जो मजबूत हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसको खटास में डालने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, जरूर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अभी तक लगातार जांच में जुटी हुई है और अभी तक मीडिया से दूरी बनाई हुई है, क्योंकि कल जब कहा गया था, मीडिया ने सवाल पूछा था तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा था उन्होंने कि हम जांच के बाद ही बता पाएंगे और उसकी पूरी जानकारी जो किस तरीके का ब्लास्ट है इसके अंदर क्या मिला था। बिल्कुल सही कहा आपने राजीव की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर कल बीटिंग रिट्रीट हो रही थी। वहां पर रक्षा मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी मौजूद थे। वहां से उन्होंने अभिभाषण देश को संबोधित किया था। और ऐसे टाइम पे जहां पे एक तरफ किसान आंदोलन हो रहा है, दूसरी तरफ बीटिंग रिट्रीट चल रही थी और उस टाइम पे इस तरीके का धमाका होना सुरक्षा एजेंसियों पर खास करके सवालिया निशान खड़ा होता है। सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे उस पर भी राजीव?
देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें, जिसके राष्ट्रपति भी मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे और बड़े अधिक जो नेता थे वो भी मौजूद थे, मगर जिस तरीके से कुछ ही दूरी के बाद ब्लास्ट होता है और कहीं ना कहीं उसी समय के अंदर जहां पर सेलिब्रेशन चल रहा था और कहीं ना कहीं वो भी इजरायली दूतावास के बाहर, वो भी फुटपाथ पर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सवालिया सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा होता है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस लगातार मीडिया से दूरी बनाई हुई है और कहीं ना कहीं ये जांच में जुटने के बाद ही पता लग पाएगा कि जांच के अंदर क्या निकल के आया। मगर जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो कि इसके अंदर शरारती तत्व है और यहाँ तक कि एक लिफाफा मिला था इनको पहले से और कहीं ना उसकी जानकारी मिली थी किस तरीके, ये सारी चीजें अभी जो जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है, क्योंकि वेरी वेरी वीआईपी एरिया के अंदर इस तरह की घटना होती है, तो नॉर्मल इलाकों के अंदर किस तरीके की राजीव, जांच का हादसा हो विषय तो सकता है। है, लेकिन वीवीआईपी एरिया में इस तरीके का धमाका होना, गनीमत की बात ये थी कि वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, क्योंकि जिस तरीके का धमाका था आसपास मौजूद गाड़ियों के शीशे तक टूट गए थे, इतना जोर का धमाका था, कोई भी हताहत वहां पर हो सकती थी, नुकसान हो सकता था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पष्ट अगर गाड़ियों के अंदर अगर व्यक्ति भी होते तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान बड़ा हो सकता था, मगर गनीमत ये रही कि सिर्फ गाड़ियां खड़ी थी, ना ही कोई व्यक्ति था। अगर व्यक्ति होता, यानी कि ये कंडक्शन एरिया होता या फिर कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया होता, तो कहीं ना कहीं लोगों का आवाजाही जरूर होती और कहीं ना कहीं उसके बीच में ब्लास्ट होता, तो सोचिए बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। मगर ये वेरी वेरी वीआईपी एरिया जहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं घूम पाते हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बड़ी होती है और कड़ी भी होती है, मगर जिससे कि कड़ी सुरक्षा के बीच में इस तरह का ब्लास्ट होना सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। मगर दिल्ली पुलिस में अब कह सकते हैं सरकारी विभागों को, यानी कि सरकारी इमारतों को भी सुरक्षा के अंदर तब्दील कर दिया गया था, कि एयरपोर्ट भी तब्दील करके सुरक्षा के मद्देनजर आपने राजू एयरपोर्ट का जिक्र किया, ये कोई पहला मामला नहीं है। इजरायली दूतावास के बाहर एक तरफ तो बम फटता है और दूसरी तरफ कल ही की खबर थी राजीव कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी एक लावारिस बैग मिला था। हालांकि ऐसी कोई खबर सामने नहीं निकल के आ पाई कि उसमें किसी तरीके के ऐसे तत्व थे या फिर उसमें बम था जिससे लोगों में किसी तरीके का संदेश जाता, लेकिन भगदड़ तो मच सकती थी। सवालिया निशान अभी भी सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हो, खास करके जांच एजेंसियों पर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करी, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जरूर लावारिस बैग की जानकारी मिली थी और जानकारी जुटाने के लिए पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई थी कि बैग के अंदर क्या है। बम स्क्वाड भी आया था, मगर बम स्क्वाड को उसके अंदर बम नहीं मिल पाया था, इसीलिए ये सिर्फ यही जानकारी मिल पाई थी कि सिर्फ उसके अंदर एक सामान था, क्या सामान था, मगर कुछ देरी के बाद वो बैग जिसका था उसको मिल गया। मगर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभी की क्या स्थिति है राजीव, अभी की क्या स्थिति है? चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है नहीं? अभी क्या अपडेट है, दर्शकों को दीजिए। देखिए, ये बता दें, बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था उसके बाद में दिल्ली के अंदर एक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था, तमाम जगहों पर चेकिंग की जा रही थी। मगर दिल्ली पुलिस के ऊपर एक सवाल यह जरूर निशान खड़ा होता है क्योंकि हमेशा जब इस तरीके के हादसे होते हैं उसके बाद ही दिल्ली पुलिस जागती है, यानी कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है जब ही कड़ी होती है, मगर उससे पहले कड़ी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो वेरी वेरी वीआईपी एरिया के अंदर, यानी कि स्पेशल एरिया के अंदर इस तरीके की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल एरिया क्योंकि क्या ये सुरक्षा होगी आप खुद अंदाजा ला सकते हैं। मगर बात करें किसानों की, तो किसानों के बीच में भी कोई अगर आतंकी व्यक्ति चला जाता है या फिर इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो किसान बैठे हुए हैं, लगभग लाखों की संख्या के अंदर किसान है, उनके बीच में जाना कितना आसान होगा ये भी सोचिए। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल राजू, ये जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव कुमार इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। इजरायली दूतावास में एक नया खुलासा हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था बम धमाके में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।